Hello and welcome back, students. Today we are going to start with the topic of industries. In our previous session, we have seen that in agriculture sector, what changes took place in these 40 years, that is from 1950 to 1990. We have seen that agricultural sector में क्या क्या changes आए, कौन कौन से reforms implement हुए, and at last we have also seen ये reforms implement करने के बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या एग्रीकल्चर में थे। कुछ इकोनॉमिस्ट ने एग्रीकल्चर के लिए ये कहा कि इट इज़ कंसिडर्ड एज ऑन द पॉजिटिव साइड बिकॉज वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, पफर स्टॉक होने लगा, लेकिन फ्यू इकोनॉमिस्ट कंसिडर इट एज अ फेलियर पॉलिसी। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट सेशन. Now in today's session we are going to discuss about industries. In 40 years में industries में क्या क्या changes आए that we are going to see. Okay, let's start everyone. Industry. Economists have found that poor nation can progress only if they have good industrial sector. Easy to understand. What economists are telling? इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट अगर किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो उस कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोग्रेस में होना चाहिए. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? व्हाई फोकस शुड बी मोर ऑन इंडस्ट्रीज? ऐसा इकोनॉमिस्ट क्यों कहते हैं? सी द रीज़न, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड्स मोर एंड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर. सी एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो स्टेबल नहीं है. If there is no rain, because one or the other reason the things cannot work in agriculture sector, but in industries the things are stable. So अगर कोई भी country को progress करना है then one thing is sure that उस country का industrial base strong होना चाहिए, because and one more thing, industrial sector provides more stable employment as compared to the agricultural sector. That's point number one. Number two, industries promote modernization and overall prosperity. कोई भी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर पावरफुल है देन यू कैन से ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी उस कंट्री की है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव सीन दैट इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत लिमिटेड थी एंड रीजनल इम्बैलेंसेस भी देखे थे हमने. इनिशियली सिर्फ कुछ cotton and jute industries ही थी, then slowly and gradually we have seen two big industries, two big industries, iron and steel firms. But after independence we need to have a strong industrial base. ये ज़रूरी हो गया था. Now the big question here is the policy makers, what should be the role of the government and the private sector in industrial development? So the question here is that इंडस्ट्री डेवलपमेंट करनी है, दैट इज़ फाइनल. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को क्या करना होगा एंड गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करना होगा, दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. ऑन होम द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मोर और हाउ द थिंग शुड बी डिवाइडेड अमंगस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दैट वाज द बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स. नाउ लेट्स सी वाई पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों किया गया? लास्ट पॉइंट हमने यही देखा था कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में से किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए. ओके, ऑन होम द बर्डन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुड बी केप्ट ऑन. नाउ लेट्स सी why the things were kept on the public sector's shoulder. Okay, now let's start with that topic. The first point, lack of capital to undertake investment. Let's see what is in this point. After independence, Indian इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट. जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए. बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल टू गो फॉर दिस थिंग. ओके, सो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट के प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कोई कैपिटल था नहीं. ओके, सो दैट पब्लिक सेक्टर हैव टू कम. Now, because of lack of capital investment by private entrepreneurs, government had to take capital investment through public sector. देखो, इंडिपेंडेंस के बाद
प्राइवेट सेक्टर के हाथ में उतना कैपिटल था नहीं जिसकी वजह से हम इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकें. सो अल्टीमेटली द थिंग्स आर टू बी डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली. सो द गवर्नमेंट सेक्टर हैज़ टेकन द थिंग्स ऑन देयर शोल्डर्स टू गो फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सो दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं था? बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं था. पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर. सी पहला पॉइंट हमने ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल है नहीं, सो पब्लिक सेक्टर वॉज इन द पिक्चर. सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर. लेट्स सी व्हाट इज इन इट. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन मार्केट was not big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had capital to do so. See, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उनके पास पैसा भी था, लेकिन what they found that Indian market is not big enough कि वो जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना उनको रिटर्न मिलेगा. सो दे थिंक दैट इंसेंटिव इतना नहीं है इंडियन मार्केट में. ओके, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो दे वर हेजिटेटिंग टू एंटर इनटू द बिजनेस. There was low level of aggregate demand because of limited size of the market. Market was small, so demand इतनी नहीं होगी. That was the calculation at that time. In short, there was no investment because of low profitability. पहला पॉइंट हमने ये देखा कि उनके पास कैपिटल नहीं था, लेकिन कैपिटल होने के बावजूद भी नहीं एंटर हुए. उसका रीज़न क्या था? They think that the profitability was less. Okay, so 2 points we have seen so far कि पब्लिक सेक्टर ने सब इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर ने थिंग्स अपने पास ही, मतलब वाई दे डिसाइडेड टू गो फॉर देमसेल्व्स. ओके, 2 points we have seen so far. One point was about, the first point was about lack of capital with private entrepreneurs. Second, lack of incentive. Okay, now the third point, social justice. Okay, good point to understand. The decision to develop Indian economy on socialist lines led to the policy of the state controlling the commanding heights of the economy. Okay, see what the government has decided. The government has decided that the things should be under their control. No, the state controlling the commanding heights. The state here means the government decided to control the things. So they have kept the things in their own hands, and this was decided, and this was also the second 5-year plan में ये चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था कि the government will carry on all the things by themselves. Now, the objective of socialist pattern of society could be achieved only through direct participation. Now, one thing was decided at that time, socialist pattern अगर फॉलो करना है तो गवर्नमेंट को चीज़ें अपने पास ही रखनी होंगी. The government has to themselves go for the industrialization. So, we have seen one topic, we have finished one topic, and the topic was why the public sector decided to keep the industrial development in their hand only, in their own hand only. So 3 points we have seen in that case. Now, very important point to understand, important topic to understand. The topic is Industrial Policy Resolution 1956. शॉर्ट में इसको IPR 1956 भी कहते हैं. Now let's see इंडस्ट्रीज़ के बारे में ये क्या नया स्टेप लिया गया, क्या रिजोल्यूशन लिया गया. Now, सेकेंड 5-year प्लान का गोल ये था, द स्टेट हैज़ टू कीप द थिंग्स अंडर देयर कंट्रोल. In accordance to the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the Industrial Policy Resolution of 1956 was adopted. अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सब चीज़ें उनको अपने हाथ में ही रखनी है. टू implement that thing properly, government decided to have one what you call policy that is known as IPR 1956, and this was also the base of the second 5-year plan. Now, elements of IPR 1956. There are 3 elements here. We are going to discuss in detail about these 3 elements. Okay, so let's start. The 3 elements are threefold classification of industries, industrial license, and industrial concession. Now we are going to discuss in detail about all these things. Let's start with the first one. Threefold classification of industries. See, understand this thing. What the government had decided under this policy of 56. The government categorized the industries into 3, say, schedule कह सकते हो. The first schedule, the second and the third likewise. So now let's see the first category जो industries की थी या जिसको schedule A भी कहते हैं, उसमें क्या है. The first category, schedule A,
comprised industries which would be exclusively owned by the government. फर्स्ट सेक्टर में जिन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया वो इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली 100% विल बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली. मतलब यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर आ सकता है नहीं. द थिंग्स विल बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. नाउ दिस कैटेगरी इंक्लूडेड 17 इंडस्ट्रीज. अब इसमें कितनी इंडस्ट्रीज को रखा गया? 17. अब ये जो 17 इंडस्ट्रीज हैं इनमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता. द थिंग्स विल बी 100% इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी? एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सॉइल एंड रेलवेज एंड एक्सेट्रा. सो दिस 17 इंडस्ट्रीज वेयर अंडर द फर्स्ट कैटेगरी ऑल्सो नोन एज Schedule A. नाउ सेकेंड कैटेगरी Schedule B. It consisted of industries in which private sector could supplement. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आ सकता है लेकिन यहाँ साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होगी? वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होगी. सो व्हाट अबाउट द सेकेंड कैटेगरी? इट कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ स्टेट. वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर सकता है, वो भी इसमें आ सकता है, बट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी. सो इस कैटेगरी में कितनी इंडस्ट्रीज थी? देयर वर 12 इंडस्ट्रीज. फर्टिलाइजर, मशीन टूल्स, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. नाउ द थर्ड कैटेगरी विच इज ऑल्सो नोन एज Schedule C. इसमें बाकी सब इंडस्ट्रीज को रखा गया जिसमें प्राइवेट सेक्टर इजीली आ सकता है. अगेन बट जो भी सी स्केड्यूल या थर्ड कैटेगरी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर जो आ सकता था, अगेन वन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज देयर. व्हाट्स दैट? दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर जो भी चीज़ें हैं दैट दे नीड टू फॉलो. ओके, सो अगर देखने जाओ तो तीनों इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है. पहला इंडस्ट्री या पहला सेक्टर जो है वो तो 100% गवर्नमेंट के ही हाथ में है. सेकंड सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है लेकिन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगेन गवर्नमेंट की. एंड थर्ड जो बाकी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए रखी गई उनमें ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट जो है रेगुलेशन एक्ट 1951 वो उनको मानना पड़ेगा. ओके, सो दैट वाज IPR 1956 का फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंस. Although there were some industries which were kept for the private sector, okay, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज को छोड़ा गया था उस वो स्टार्ट करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए. अब लाइसेंस अगेन कहाँ से लेना पड़ेगा? वो गवर्नमेंट से ही. नो न्यू इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड unless it obtain license from the government. So again the things are in the hands of the government. अगर गवर्नमेंट लाइसेंस देती है प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, देन ओनली द प्राइवेट सेक्टर कैन गो फॉर. दिस पॉलिसी वॉज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड रीजन. सी व्हाई द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डू सो. गवर्नमेंट ने भी उस समय में ऐसा कुछ सोचा तो होगा ही. ओके, नाउ व्हाई द गवर्नमेंट हैज डन एज सच. अब लाइसेंस अगर आपको चाहिए ईजिली मिल सकता है कब? जब आपका बिजनेस बैकवर्ड एरिया में अगर आप करते हो तो. okay, if you want to start your business in some backward area you can easily get the license because वो जो एरिया है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. अगर आप वहाँ बिजनेस करते हो तो वो एरिया डेवलप होगा, सो बेनिफिट मिलेगा. सो लाइसेंस वहाँ आपको इजीली मिल जाता था. सो दैट वाज वन पॉइंट. नाउ उतना ही नहीं, even the existing industry has to obtain the license for expanding the output and diversifying. See, आपने एक बार लाइसेंस ले लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंड फिर अगर आपको एक्सपेंशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना है कुछ बिजनेस में, अगेन यू नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. नाउ व्हाई दिस वाज डन? दिस वाज डन टू एंश्योर द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड नॉट बी मोर देन व्हाट द इकोनॉमी डिज़ायर्स. इकोनॉमी में जितने प्रोडक्ट चाहिए उतने ही होने चाहिए. अगर आप आउटपुट बढ़ा देते हो तो इकोनॉमी में जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, सो इम्बैलेंसेस हो जाएंगे. ओके, सो कीपिंग दैट पॉइंट इन द माइंड द गवर्नमेंट has asked if you want to increase your output or diversification करना है you need to take the permission. लाइसेंस एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट आपको दे देती थी, लेकिन वो कब? लेकिन जब गवर्नमेंट कन्विंस्ड हो जाए कि अब क्वांटिटी है वो गुड्स की ज़्यादा चाहिए, तभी गवर्नमेंट विल गिव यू द परमिशन टू एक्सपेंड योर प्रोडक्शन कैपेसिटी. सो दैट इज सेकेंड पॉइंट इन एलिमेंट ऑफ IPR. सॉरी, थर्ड पॉइंट,
Industrial concession. Though the government had a major control over industries, private entrepreneurs were offered various concessions. See, we have seen that most of the things जो है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ही रखी हैं. ओके, स्टिल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको कंसेशंस भी दिया जाता था. इन एडिशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स वेर गिवन इंडस्ट्रियल कंसेशंस. इंडस्ट्रीज़ को कंसेशन भी दिया जाता था, जैसे कि टैक्स बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर रेट्स. क्यों? एंकरेज करने के लिए. अगर वो अपना इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में स्टार्ट करते हैं, एंड दिस वेयर द थिंग्स विच वेयर given in the form of concession to the entrepreneurs. Why the government has decided to do so? So that equality and equity maintain हो जाए. एक तो वो एरिया का भी डेवलपमेंट हो जाए, and at the same time people start earning money who are living in those areas. Okay, so these were the elements of IPR 1956. So hope you are very clear with this thing. In today's topic we have discussed about two topics. Okay, one was the element of IPR 1956, 3 elements we have seen. The other topic that we have done was about why the government sector had kept the things under their control only to have the industrial development. Okay, so hope you are clear with the topic. Thank you and have a nice day.